हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 15 मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने ये 14 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट व्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमें मुगल वंश में पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मुगल वंश में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं मुगल वंश का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है बाबर के बारे में, जो ये मुगल वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, बाबर। इस बात से हम लोग को देखना है हुमायूं के बारे में। ठीक है, और इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, इस बात यहाँ पे देखेंगे कि शेर शाह सूरी भी आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे हुमायूं देख लिए, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बाद आप देखेंगे जहांगीर आते हैं, है ना, जहांगीर। इसके बाद फिर कौन आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां। छठे नंबर पर देखेंगे शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, और इसके बाद फिर देखेंगे औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। ठीक है, जहांदर शाह, ये फर्रुखसियर। ठीक है, ये सभी आते हैं, तो इन सभी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट होगा उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे वहाँ ऑब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो बहादुर शाह के बारे में कुछ कुछ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फर्रुखसियर के बारे में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक आता है शाहजहां द्वितीय के बारे में, और एक अंतिम जो शासक है उसके बारे में ज़्यादातर पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। ठीक है, जहाँ से देखें कि मुगल वंश का क्या होता है, अंत हो जाता है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये जब 1857 में जब विद्रोह होता है तो इसके बाद इसे रंगून भेज दिया जाता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम जो होता है ये मुगल शासक साबित होता है और मुगल वंश का पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बाबर देखेंगे कब इसका शासनकाल, हम लोग देख लेते हैं कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, जरूरी है जानना कि मुगल मुगल वंश का संस्थापक थे बाबर, इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो याद रखिएगा 1526 में जब इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है इनका, और इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली सल्तनत वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या उसका अंत हो जाता है, और फिर मुगल वंश की नींव रखी जाती है 1526 में। तो 1526 से लेकर के 1530 तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो हुमायूं का जो शासनकाल चलता है वो 1530 से लेकर के 1540 तक चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1530 से लेकर के 1540 तक। ठीक है, इसके बीच में देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वैसे। इसके बाद फिर देखेंगे कि बीच में आता है कौन यहाँ पे, ये आपका शेर शाह सूरी आता है। ठीक है, 1540 से लेकर के 1545 तक रहता है, और फिर हुमायूं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हुमायूं फिर दोबारा आता है। जो दोबारा आता है तो 1555 से लेकर के 1556 तक फिर इसका चलता है शासनकाल, 1555 से लेकर के 1556 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर का शासनकाल जो है वो इसका चलता है 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, इस बात हम बात करें जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। ठीक है, इस बार बात करें हम लोग यहाँ पे शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो 1628 से लेकर के 1658 तक रहता है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक रहता है। ठीक है, इस बार फिर बहादुर शाह का देखेंगे, तो इसका जो शासनकाल है 1907 से लेकर के 1712 तक रहता है। ठीक है, और अंतिम हम बात कर लेते हैं, इसके बीच में बहुत सारे शासक हुए, मुगल शासक हुए। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, जहाँ पे बनेगा हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे। ठीक है, अंतिम हम लोग देख लेते हैं जो बहादुर शाह द्वितीय साबित होता है, अंतिम मुगल शासक साबित होता है। इसका शासनकाल 1837
ठीक है, 1837 में आता है ये और 1857 तक रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग को कम से कम तो इस हम लोग में कवर करना है, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और फिर बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। ठीक है, इसके बीच में और भी हैं, जैसे कि शाह आलम द्वितीय आता है, अकबर शाह द्वितीय आता है ना, और शाहजहां तृतीय भी आता है। ठीक है, आलमगीर द्वितीय है, आलम अहमद शाह बहादुर भी आते हैं, मोहम्मद शाह भी आते हैं, शाहजहां द्वितीय भी आते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे, फ़र्रुखसियार है, जहांदर शाह है, तो इनके बारे में भी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे जो जो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम तो इतना के बारे में तो आपको कवर करना ही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हमने इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ठीक है, इन चारों के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, बस यहाँ पे आपको वो दिमाग में लेके चलना है कि जो जितना हमने वहाँ पे लिखवाया है उसके बारे में उतना हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए आज का सवाल रहेगा, पहला सवाल रहेगा, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, बाबर सर्वप्रथम फरगना के शासक बना। ठीक है, दूसरा कथन है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। और तीसरा है, वह तैमूर वंश से संबंधित था। तो याद रखना है, ये जो बाबर था ना, ये तैमूर से ही संबंधित था, तैमूर वंश का ही संबंधित था, ये पाँचवा वंश माना जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, तो सही है। और दूसरा कथन है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था, ये भी कथन सही है। और बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना था, ये भी कथन सही है। तीनों यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पवायु में बाबर ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर ने के पिता तैमूर, ठीक है, बाबर के पिता कौन थे? तैमूर वंश से संबंधित थे और माता मंगोल वंश से संबंधित थे। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम था चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश कहा गया। ठीक है, फिर समझिएगा, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, ठीक है, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय जो पुत्र के नाम पर पड़ा था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश कहा गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बाबर के बारे में याद रख सकते हैं, बाबर के 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए, 3 या 4 कह सकते हैं आप। एक तो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, दूसरा लड़ाई हुआ था 1527 में, क्रम से ही 1526 में पानीपत का युद्ध, 1526 में पानी का युद्ध हो गया, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1527 में हुआ था, याद रखिएगा, ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, 1527 में। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध हुआ था 1528 में, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, जिसमें मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, और एक और युद्ध हुआ था 1529 में, घाघरा का युद्ध। इसका शासनकाल देखें 4 साल का था, 4 साल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे और चारों इसने देखेंगे चारों युद्ध यहाँ पे जीत गया था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध लड़ाई किया था 1529 में, अफगानों को हराया था ये उस समय 1529 में। ठीक है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 4 इसके युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और सभी क्रम से 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु भी होती आती है। ठीक है, तो आसान है याद करना, सबसे पहले पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा। ठीक है, इन चारों युद्ध के बारे में आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, और दूसरा है स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ। तो पहला कथन दे रखा है, जो ये देख लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, ये कथन बिल्कुल गलत है।
ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि मुगल आक्रमण से बहुत पहले बारूद तकनीक आ गई थी। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि मंगोलों ने भारत के आक्रमणों के दौरान चीनी बारूद हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है कि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ, तो ये भी कथन गलत है। ठीक है, तुर्कों के द्वारा देखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी पर आक्रमण होता है उसके बाद ये पेश किया गया था इस तरीके का चीज़ें, मेहराब और गुंबद बनाने की प्रथा। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। और तीसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था, ये कथन सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित बाबर के द्वारा ही किया गया था, तो ये कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में काबुल में होता है, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी भी है। ठीक है, ये समय फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये जरूर याद रखिएगा। बाबर का पूरा नाम पूछा जाता है। यह तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? 1526 में, जब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें देखेंगे कि इब्राहिम लोदी के क्या होता है, हार होता है और दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाता है यहाँ से, और मुगल वंश का नींव रखी जाती है। ठीक है, और भारत में मुगलों का आधिपत्य यहीं से स्थापित हो जाता है। और इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो बारूद का पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन इससे पहले माना जाता है कि ऑलरेडी मंगोलों ने भारत के आक्रमण पर जब कर रहा था उस समय इसका प्रयोग चीनी जो बारूद था उसका प्रयोग कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ए और ए पहला दूसरा कथन गलत था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे। इसके बारे में पहला सवाल है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं के बारे में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, दूसरा कथन है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था, और एक से अधिक सही होगा। ठीक है, या फिर उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या फिर में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 1530 में ही देखेंगे कि हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा था। 1529 में ही मृत्यु हो जाती है बाबर का। 4 युद्ध हम बताए थे ना कि महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े थे बाबर, और 1530 में मृत्यु होता है। इसके बाद फिर देखेंगे कि हुमायूं आग गद्दी पर बैठता है, ये सही है कथन। और दूसरा है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय वह 23 वर्ष का था। 1532 ईस्वी में दौराह, जो कि बिहार में, नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग जो कि मिर्ज़ापुर पर घेरा डाला, जो पूरे भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां, है ना, जिसे शेर शाह सूरी कहते हैं, के अधिकार क्षेत्र भी था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था। ठीक है, शेर खां कौन था? वही शेर था, सूरी था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, इधर दी गई हैं सूची 1 लड़ाइयाँ, इधर दे रखा है उस सूची 2 में संबंधित वर्ष। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। ठीक है, इसके बाद फिर खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, कब होता है? इस बात होता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद चौसा का युद्ध होता है 1539 में, और कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैच कर लेते हैं हम लोग कौन सा सही है। ठीक है, ए का 2 इधर दिख रहा है, वैसे भी यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, नीचे दिया भी आंसर, बट यहाँ पे सी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, बाबर इसमें विजय होता है, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ होता है। खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ होता है। फिर एक चौसा का युद्ध होता है, जो कि इसमें शेरशाह सूरी का विजय होता है इसमें। और कन्नौज का युद्ध होता है, फिर शेरशाह सूरी वहाँ भी जीत होता है इसका 1540 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह, औरंगजेब। ठीक है, तो मध्यकालीन शासक
के बारे में बताना है वो कौन सा शासक था। तो ध्यान रखिएगा, ये शासक का नाम था शेरशाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। शेरशाह के द्वारा यह कथन मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध 1544 में लड़ी गई थी के समय कहा गया था, जब शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया था। शेरशाह ने जैता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। शेरशाह ने अजमेर, जो कि जोधपुर में है, नगौर, मेड़ता एवं अबू के किलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात अस्थायी नहीं रह सकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बताना है कि किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के किला एवं कोहना मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद, गौर की बारा सोना मस्जिद, या फिर दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को ध्वस्त कर उसके ध्वंसावशेषों पर, यानी जो ध्वंस किया था उसी के ऊपर पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या फिर अकबर। तो याद रखना है, शेरशाह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उससे काबुलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह के समय में भूमि 3 वर्गों उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में विभाजित की गई। पैदावार का लगभग 1/3 भाग, 3 में से 1 भाग लिया जाता था लगान के रूप में। ठीक है, किसानों को शेरशाह के शासनकाल में हजाविराना, जरिमाना या संरक्षण शुल्क और महासिलाना शुल्क भी देना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, सासाराम इसका सही आंसर है, सबको जानते होंगे आप लोग। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में क्या ये दे रखा है। बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। मकबरे के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। इस पर हिंदू और इस्लामिक कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर अब लेते हैं अकबर से सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर जिसे कि जलालुद्दीन मोहम्मद भी कहा जाता था। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था वो ध्यान रखिएगा, शासनकाल इनका था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1605 में ही 63 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखना है। एक तो पहले से शासनकाल, ठीक है, तो शासनकाल इनका था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 63 साल की उम्र में इनकी निधन होती है। इसका नाम क्या है, उपनाम क्या है, इसे जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था, और इनका जन्म होता है 1542 ईस्वी में। ठीक है, चलिए लेते हैं सवाल। अब सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल है कि कलनौर, ठीक है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो आई थिंक सबको पता होगा सही आंसर क्या है इसका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 13 वर्ष। 13 वर्ष में देखेंगे कि ये राज्याभिषेक इनका होता है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय संरक्षक में रहते हैं, ये बैरम खां के संरक्षक में रहते हैं। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट कलानौर पंजाब में जो पड़ता है 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया, और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राजसिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र कितनी थी, 13 वर्ष 4 महीने थी। ठीक है, ध्यान रखने का शासनकाल पहला तो कि 1556 से 1605 तक रहा था। उम्र इनका 63 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ जन्म कब होता है 1542 में, और इसका एक उपनाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद, यानी कि वास्तविक नाम इसका था, उपनाम नहीं कह सकते हैं, वास्तविक नाम कह सकते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद था।
ठीक है, बाद इसका नाम अकबर आजम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में, या फिर बुलंद दरवाज़ा में? तो याद रखिएगा, इबादत खाना में ये धार्मिक विचार विमर्श करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था, परंतु 1578 ईस्वी के बाद से इसके द्वारा सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को सायंकाल में होता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अबूसमद अब्दुसमद है, और डी ऑप्शन में मीर सैयद अली। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को ही जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, बाकी इसको देख लीजिएगा, डिटेल्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, आईने अकबरी, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम यहाँ से पूछा जा सकता है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन है इसका, सबको पता होगा आई थिंक, अबू फजल। ठीक है, अबुल फजल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईने अकबरी की पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रंथ है ना, ये 3 खंडों में विभक्त है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो उसमें 1600 के आसपास में कौन रहा होगा? तो उस समय देखेंगे शासनकाल किनका था? अकबर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां? सही आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। अकबर रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसे शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बन सकता है कि हिंदी की भाषा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये अकबर इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ से सब सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीरबल को कवि प्रिय और तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी कौन? अकबर। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1570, 1578, 1581, 1582? तो ध्यान रखिएगा, 1582 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का सार संग्रह किया। उस युग के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही दैवीय एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करना के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। राजा मानसिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म को विरोध किया था। 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही संवत आरंभ किया। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद अगर यदि किसी धर्म का प्रभाव ज़्यादा था तो वो था हिंदू धर्म का। ठीक है, और अकबर ने ही इलाही संवत को आरंभ किया था, ये जरूर याद रखिएगा।
ठीक है, कब? 1583 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या फिर भारमल? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। और ये कौन थे? ये राजस्व मंत्री थे। ठीक है, चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया गया। टोडरमल द्वारा प्रचलित लगान व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त आईने दहसाला या जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, आईने दहसाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष में उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल करके उस औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में नगद वसूला जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था है ना, उसका शीर्षक क्या है? अनवार ए सुहेली, रजनामा या फिर हस्त बहिष्त या फिर आयार दानिश? तो ध्यान रखिएगा, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि महाभारत के विभिन्न अंशों का फारसी में अनुवाद फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि द्वारा किया गया था। ठीक है, तथा उन्हें संयुक्त रूप से रजनामा यानी युद्ध की कहानी, रजनामा मतलब क्या होता है? युद्ध की कहानी से संबोधित किया गया। रजनामा को 3 प्रतियां हैं। प्रथम है जयपुर अजय बघर में, द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार, जो कि वर्तमान समय में अनेक संग्रहालयों में रखी गई हैं, और तीसरा है रजनामा रहीम का है, जो कि वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने समाहित किया था। सवाल है यहाँ पे, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था कौन थे? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या फिर अशोभद्र? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है हरिविजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। हरिविजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने सम्मानित किया था। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की। खरतार गच संप्रदाय के जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को भी अकबर ने प्रश्रय प्रदान किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? बताना है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मरवाड़ या फिर बीकानेर? तो याद रखना है, सही आंसर है मेवाड़। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अकबर का समकालीन मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक राणा उदयसिंह था जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अंततः 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? बताना है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी ऐसी इमारत का ऐसा नक्शा था जो कि बौद्ध विहार के अनुरूप था? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या फिर बुलंद दरवाजा? तो याद रखना है, पंचमहल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था। ठीक है, जो कि बौद्ध विहार की संरचना के अनुरूप बनवाया गया था। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। पंचमहल को ही हवा महल कहा जाता है। पहली मंजिल के बड़े हॉल में
48 खंभे निर्मित हैं। अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? सवाल है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या फिर पीटर मुंडी? तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, रॉल्फ फिंच इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1583 में भारत आया था और 1581 में इंग्लैंड वापस लौट गया था। वह प्रथम अंग्रेजी यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया। इसने बाल विवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन? ये रॉल्फ जो थे ना, रॉल्फ फिंच, इन्होंने देखेंगे कि अपनी किताब में ये बाल विवाह और साथ ही साथ सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, बाकी ध्यान रख सकते हैं कि सर थॉमस रो और जॉन हॉकिंस ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में आए थे, है ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़ या फिर रामगढ़? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा मंडला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना, जिसे गढ़कटंग कहते हैं, पर आक्रमण किया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। दुर्गावती गढ़ एवं मंडला वर्तमान जो कि जबलपुर में स्थित है के बीच युद्ध में पराजित हुई। अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने का कहा, परंतु रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। तो ये है अकबर की कहानी पूरी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में कुछ सवालों को। ठीक है, ध्यान रखना है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, और इनका जो जन्म जो होता है 1569 में होता है। कब? 1569 में। ठीक है, और इनका जो शासनकाल देखें, राज्यकाल के हैं, शासनकाल के हैं, तो इनका जो राज्यकाल या शासनकाल के हैं 1605 से लेकर के 1627 तक रहता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है? 58 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में ही। और उसके बाद फिर कौन आता है? इसके बाद फिर देखेंगे कि शाहजहाँ का नंबर आता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सवालों का। पहला क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर औरंगजेब? तो याद रखना है, जहांगीर इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन नगद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी? ठीक है, तो हम लोग देखे थे, बताए थे ना कि ये जो थॉमस रो था और ये एक जो हॉकिंस था, ये दोनों जहांगीर के ही शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, तो बताना है कि ये ऑफर कहाँ मिला था, कहाँ मिलने का? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी? तो याद रखना है, अजमेर दिया था। ठीक है, ये अवसर दिया गया था अजमेर मिलने का, तो ध्यान रखिएगा। सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम को प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला। थॉमस रो
अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 ईस्वी में वापस लौट गया था। सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक ए वॉयल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का विरोध निषेध किया था? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो ये निषेध करने वाला व्यक्ति था जहांगीर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान दीजिएगा, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जहांगीर जहांगीर महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या फिर लाहौर में? तो ध्यान रखना है, ये जहांगीर महल आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की उत्तराधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। यह लगभग वर्गाकार यानी कि स्क्वायर टाइप में है ये भवन है, जिसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? जेबुनिसा, फातिमा बेगम, मेहरुनिसा या फिर जहाँ आरा? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं अख्ती के साथ नूरजहाँ का नाम और आकृति अंकित करवाया था। नूरजहाँ के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजलू था, जिसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बताना है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो व्यक्ति कौन था? हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1608 ईस्वी में हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। उसको अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हॉकिंस की कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको 400 का मनसब इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो 400 का मनसब हुआ, इंग्लिश खां का उपाधि दी थी, याद रखना है। अगला सवाल है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी, आपको बताना है। नूरनिसा बेगम, शाह बेगम, करमसी या फिर मलिका ए जहां? तो वो पत्नी थी शाह बेगम। ठीक है, शाह बेगम आत्महत्या की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मनबाई था। मानबाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो को जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मनबाई से हुई संपन्न हुआ। मनबाई को सलीम जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल चित्रकला, ध्यान दीजिएगा, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका ऑप्शन दे रखा है, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ही देखेंगे कि चित्रकला जो है वो पराकाष्ठा जो है वो सबसे चरम पर थी और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंचा। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल फजल, उस्ताद मंसूर, बिशनदास प्रमुख थे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जिसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, तो ये था यहाँ तक, जहांगीर तक। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शाहजहाँ से बाकी जो भी बच रहे हैं उन सभी को देखेंगे
नेक्स्ट क्लास में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।